electron affinity. It is also called as electron gain enthalpy. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे हमने कल पढ़ा आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसके जस्ट ऑपोजिट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? जब एक एटम के आउटरमोस्ट शेल से आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो, उस दौरान जो एनर्जी आप सप्लाई करते हो उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या? जब एटम में, एक आइसोलेटेड एटम में जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो, जब इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो एनर्जी क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा बाहर आने के लिए। अगर आप इलेक्ट्रॉन को वापस ऐड करोगे एनर्जी रिलीज होता है, उल्टा होगा ना, एनर्जी रिलीज होगा। तो जैसा आपको पता होगा, 10वीं में पढ़े होंगे आप, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन का फंडा ऐसा ही होता है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना एक्साइटेशन के बराबर है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, और अंदर जाना डी एक्साइटेशन के बराबर है। ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन? नो सर। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जब इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है, लोअर टू हायर एनर्जी। तो आप जानते हैं जैसे अंदर की ओर जाते हो, जब अंदर के इनरमोस्ट शेल होता है उसको सबसे कम एनर्जी होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। जैसे आप बाहर बाहर आते रहोगे एनर्जी क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा, है ना। सो मानो एटम का ये शेल है, आउटर मोस्ट शेल यहाँ, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर जाना है ना। जैसे आप बाहर की ओर आते एनर्जी क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। उसका मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, लोअर टू हायर। जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर में जंप करता है उसको बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब भी लोअर से हायर में जाना हो तो उसको एनर्जी एब्सॉर्ब करना पड़ेगा, एनर्जी को उसको एब्सॉर्ब करना पड़ेगा। एनर्जी बढ़ाना है ना, हायर जाना है। अगर बाहर से अंदर की ओर आ रहा है तो बाहर से अंदर आ रहा है मतलब क्या? अंदर की ओर, जितना अंदर की ओर आप जाओगे न्यूक्लियस के नजदीक, उतना एनर्जी घटता रहेगा, एनर्जी उतना घटेगा। तो मतलब वो हायर से बाहर से अंदर आना मतलब हायर एनर्जी से वो जा रहा है लोअर एनर्जी के अंदर। हायर टू लोअर जाना इसको बोलते हैं डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको डी एक्साइटेशन। और हायर से लोअर जा रहा है तो एनर्जी घटाना पड़ेगा उसको, एनर्जी घटाना है तो फिर उसको लूज करना पड़ेगा। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी it is the amount of energy released when an electron is added. So ionization enthalpy, electron gain enthalpy, they are much similar, but they're just opposite. तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है ना सेम होता है, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने के लिए अगर 10 जूल एनर्जी लगता है, वही इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉन, सेम एटम की बात करें, वही इलेक्ट्रॉन जब वापस से अंदर आएगा तो उतना ही 10 जूल रिलीज करेगा। तो फर्क क्या हो रहा है? जाते वक्त एब्सॉर्ब कर रहा है, आते वक्त रिलीज कर रहा है। तो बस साइन कन्वेंशन में फर्क पड़ेगा। अगर एक को हम प्लस मान लेते हैं और एक को माइनस मान लेते हैं, दैट्स ऑल, but the magnitude will remain same. So how can I relate this ionization enthalpy, electron gain enthalpy? Ionization enthalpy can be negative of electron gain enthalpy. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम इजी करते हैं, या फिर ऐसे डेल्टा एच आयनाइजेशन एंथैल्पी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो एक साल में नीट में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। नीट, द क्वेश्चन वाज the ionization enthalpy of an atom is 5.1 electron volts. What is its electron affinity? ऐसा क्वेश्चन ना। अभी इसका छोटा सा फॉर्मूला, अगर ये रिलेशन पता नहीं है तो सोचता रहेगा अरे आयनाइजेशन एंथैल्पी दिया है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा है, क्या संबंध दोनों का?
हाउ टू टेल द आंसर? तो आंसर सिंपल था, अगर उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी उसने 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? -5. ये दोनों का सिर्फ साइन में अंतर, दोनों का सिर्फ साइन में अंतर, सिंपल से रिलेशन है, ये डेफिनेशन से रिलेशन मिलता है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं। बाय डेफिनेशन वी अंडरस्टैंड दिस रिलेशन बिटवीन देम, both will have same value but different signs, that's all. see इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर हम बात करते हैं फर्दर पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड्स कैसे होते हैं, और उसके बाद किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में आ सकते हैं और कैसे इसको हम अटेम्प्ट करेंगे, इस प्रकार कल हमने देखा था आयनाइजेशन एंथैल्पी वगैरह वैसे। बोर फैमिली इज एब्सेंट, बोर फैमिली इज एब्सेंट, भाई बहन दोनों गायब, रुतेश भी नहीं। पीरियोडिक टेबल के अंदर एक और बात, अगर ट्रेंड की हमको समझना है, ट्रेंड के बारे में, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ड भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला है यहाँ। सी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ड भी क्यों बताया, और वो समझ जाते हैं उसका मीनिंग क्या है। जनरली एफिनिटी का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एफिनिटी इन जनरल? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? यस समर्थ, समर्थ तुम कुछ बोल रहे थे। अट्रैक्शन। अट्रैक्शन, राइट, वेरी गुड। एफिनिटी इज अ काइंड ऑफ अट्रैक्शन। बोलते मेरा इसके प्रति बहुत ज्यादा एफिनिटी, बहुत लगाव है, बहुत आकर्षण है ना, एफिनिटी। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन को कौन आकर्षित कर सकता है, जल्दी से अट्रैक्ट कर सकता है। अगर ये बात को थोड़ा सा ध्यान सोचे तो कहीं ना कहीं हमको लिंक बैठता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहीं कहीं समझता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से कोई गहरा संबंध, क्योंकि जो एटम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, अच्छा व्हाट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड व्हाट इज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी? यस एनीबॉडी? ये सब टर्म्स तो आपने 10th में ही पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी वगैरह। कौन बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? tendency to gain electrons called as electronegativity. कौन है? रेवती, रेवती तुम वीडियो में क्यों नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही। टेंडेंसी टू क्या बोले तुमने? टेंडेंसी टू टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। रेवती बोल टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, राइट। To be more precise about this definition of electronegativity, technically we can say like this. Electronegativity is the tendency to pull the shared pair of electrons. Tendency to pull the shared pair of electrons towards itself. अगर हम प्रिसाइसली बात करें तो ये टेक्निकल डेफिनेशन है, otherwise even that is right what you said. In general, tendency to pull the electrons, tendency to gain electron, this can also be called as electronegativity. This is a general definition. This is more precise technically chemistry. यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? अगर दो एटम है, मान लीजिए H और Cl, इन्होंने बॉन्ड बनाया है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, शेयर्ड पेयर। और जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। These are called shared pair of electrons, these are called lone pair of electrons, ठीक है। दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो सकते हैं।
तो अब ये दोनों में अगर मान लीजिए क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो उससे मीनिंग कि ये क्या करेगा, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दोनों बीच में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसके ऊपर जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। एंड तभी तो बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग में इस बॉन्ड को पोलर बॉन्ड, सच बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज पोलर बॉन्ड्स, जहाँ पे चार्ज फॉर्मेशन होता है। ये पोलैरिटी जो आती है इसके ऊपर, ये इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आता है। जो एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है, उस शेड पर इलेक्ट्रॉन्स पूरा नहीं खींच लेता है, पूरा खींच लिया तो बॉन्ड टूट जाएगा। इट्स ओनली टेंडेंसी स्लाइटली, इसलिए पार्शियल चार्ज फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, यानी इस टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अब देखो हर एक एलिमेंट जो है उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टरिस्टिक होगा। और व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, शी सेड इट इज टेंडेंसी टू गिव, tendency to give is electropositive, tendency to take is electronegative. Now each one of us also have both these tendencies as humans, right? The way atoms are, the similar way humans are. Sometimes with some people we take away things, कुछ लोगों से हम लेते हैं, जैसे अपना अंकित है, वो अपने पापा से लेता रहता है, पैसे लेता रहता है, देता है क्या, लेता रहता है, और अपने फ्रेंड्स के ऊपर लुटाता रहता है, उनको पार्टी देता है ना, किसी से लेते हैं, किसी से किसी को देते हैं। तो ये लेने की और देने की टेंडेंसी हमारे अंदर भी है, परंतु सेम लाइक एटम्स, कुछ लोगों में एक प्रॉपर्टी बहुत प्रोमिनेंट होता है। सम पीपल आर टू मच कंजूस, बहुत पैसे कमाते हैं पर बैंक में छुपा के रखते हैं लेते रहते हैं, कमाते रहते हैं, अपने पास इकट्ठा करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई अभी हम मान लीजिए मैं गौशाला प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो प्रोडक्ट देसी गाय को बचाने के लिए काम कर रहा हूँ। अब मैं आपके पास डोनेशन के लिए पूछूंगा बहुत जल्द, वेरी सून आई विल कम, दैट टाइम आई विल कम टू नो कितने लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिव, कितने लोग इलेक्ट्रो नेगेटिव है कितने लोगों के, अभी आप तो कुछ नहीं कर सकते हो, यू डोंट हैव एनीथिंग टू गिव, आपके पेरेंट्स कौन चल जाएगा, हाँ मेरा पेरेंट जो है इलेक्ट्रो नेगेटिव पेरेंट, मेरा पेरेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव पेरेंट, कितना डोनेशन दे देखते हैं। देखिए कितना कमाया इंपॉर्टेंट नहीं, कितना हमने सही चीज के लिए उपयोग किया वो महत्वपूर्ण है। यानी हम मुद्दे की बात है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं। वैसे हर एक एटम के अंदर भी देने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। सो पर कुछ एटम्स में कुछ प्रॉपर्टीज जो है बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, कुछ लोगों में देने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि लेने की टेंडेंसी नेग्लिजिबल हो जाती है। पर मेटल्स होते हैं, जैसे metals are highly electropositive in nature, you will not see a single incident where metal takes electron। क्या आपने कभी Na- सुना है, Mg- सुना है? नहीं, आपने ऐसा कोई मेटल देखा नहीं है जो उसके ऊपर माइनस आ जाता है, उसने कभी इलेक्ट्रॉन लिया ही नहीं। दो अगर आप वैल्यूज की बात करेंगे, टेबल देखते हैं, तो हर एक जगह लिखा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ मेटल इज दिस, उसका भी अपना एक वैल्यू है, मतलब उसके अंदर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टरिस्टिक है, नहीं है ऐसा नहीं। हर इंसान में अच्छा ही बुरा ही दोनों होता है, परंतु उसका अच्छा इतना ज्यादा है कि बुराई नेग्लिजिबल हो गया है। उससे इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इतना ज्यादा है मेटल्स का कि उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर वहां पे दिखाने के लिए जगह ही नहीं है, ढक चुका है। इसीलिए मेटल्स आप देखते हैं, दे आर रियली हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो इन जनरल हम क्या बोलते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। बट यू सी दैट नॉन मेटल्स के केस में ऐसे बहुत से नॉन मेटल्स है, वो प्लस भी दिखाते हैं, माइनस भी दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी HCl के अंदर Cl ने क्या दिखाया, -1 दिखा दिया। यहाँ आप बॉन्ड तोड़ोगे तो यू गेट Cl-। भाई नॉन मेटल्स माइनस दिखाते सब जानते हैं, परंतु अभी फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंपाउंड लेते हो ClO2, ClO2 कंपाउंड में क्लोरीन का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ प्लस दिखा रहा है, कहीं माइनस दिखाता है, कहीं प्लस दिखाता है, कभी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, कभी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव बन जाता है। नॉन मेटल्स को ऐसे फिक्स फंडा नहीं।
सिर्फ इकलौता एक ही ऐसा एलिमेंट नॉन मेटल में है जो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो है फ्लोरीन। बिकॉज फ्लोरीन इज द, क्या बोलेंगे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल। तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है पीरियोडिक टेबल में कि वो फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले सके, इसीलिए फ्लोरीन हमेशा लूटता है, तो उसके ऊपर हमेशा -1 चार्ज ही आएगा, उसको प्लस करने वाला कोई नहीं है। सेकेंड नंबर का डॉन कौन है पीरियोडिक टेबल का? ये फर्स्ट नंबर का डॉन है लूटने वाला। सेकेंड नंबर डॉन कौन है पता है किसी को? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है, करेक्ट। ऑक्सीजन सेकेंड नंबर पे डॉन में आता है। ऑक्सीजन से भी कोई लूट नहीं सकता है एक्सेप्ट 1%। ऑक्सीजन से कौन लूट सकता है? सिर्फ एक ही पर्सन लूट सकता है। कौन लूट सकता है? कौन? सोडियम। फ्लोरीन। भाई सेकेंड नंबर की डॉन से कौन लूट सकता है? सिर्फ फर्स्ट नंबर डॉन लूट सकता है। उससे बड़ा डॉन, उससे बड़ा डॉन ही लूटेगा ना, और कोई लूट ही नहीं सकता, उसको सबसे लूटेगा। तो ऑक्सीजन जो है जनरली आप देखते हो हमेशा -2 ही दिखाएगा, नेगेटिव दिखाता है। सिर्फ फ्लोरीन से वो दो कंपाउंड बनाता है O2F2 और OF2, जहाँ पे ऑक्सीजन का पॉपुलेशन स्टेट यहाँ +2 रहता है, यहाँ +1 रहता है। ये पहली बार ऐसा होता है, सिर्फ ये दो ही कंपाउंड है ऑक्सीजन का जहाँ पे वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को देता है। इसके अलावा और कोई भी कंपाउंड एंटायर पीरियोडिक टेबल में मिलियंस ऑफ कंपाउंड जो ऑक्सीजन ने बनाया, वहां कहीं भी आपको ऑक्सीजन का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई नहीं देगा। ऑक्सीजन विल ऑलवेज बी नेगेटिव एक्सेप्ट फ्लोरीन के साथ, बिकॉज फ्लोरीन उससे भी अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो एलिमेंट्स आपस में कंपाउंड बनाते हैं तो डिपेंड करता है भाई दोनों में से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। इट इज रिलेटिव, इट इज ऑलवेज रिलेटिव। कि अब इन केस ऑफ मेटल क्या होता है ना, एक मेटल और एक मेटल से बॉन्ड नहीं बनाता। अगर एक मेटल और एक मेटल से बॉन्ड बनाता तो हो सकता था कि मेटल के ऊपर भी एक आध मेटल पे माइनस चार्ज आ जाता, बिकॉज जब दो मेटल साथ में आ गए तो जो अधिक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव दोनों में से रहेगा, अधिक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव वही लेगा, वो देगा, दूसरे को लेना ही पड़ेगा। पर ऐसा नहीं होता है। metals don't form bond among each other. You see metal and non-metal forming bond, है ना, metal and non-metal. But in case of non-metals ऐसे कोई rules and regulations नहीं है। non-metals जो है metal से ही bond बनाते हैं और non-metal से ही bond बनाते हैं। और ऐसा भी नहीं चलो भाई अपनी फैमिली को छोड़ देते हैं, सिर्फ दूसरी फैमिली को लूटते हैं, ऐसा भी नहीं है, खुद की फैमिली को भी छोड़ते नहीं है। फ्लोरीन भाई साहब सिर्फ ऑक्सीजन को नहीं, आप फ्लोरीन तो खुद का ही फैमिली का था, फ्लोरीन से ही बॉन्ड बना लेता है, आयोडीन से ही बॉन्ड बना लेता है, ब्रोमीन से ही बॉन्ड बना लेता है, उनसे भी इलेक्ट्रॉन लूट लेता है। देखो कितना कितना लूट लिया उसने। यहाँ कोई कायदे कानून नहीं है मेटल्स के अंदर, मेटल्स में है। मेटल्स की बातें फिक्स है। क्या बात फिक्स है? हम दूसरे कोई मेटल को परेशान नहीं करते, हम सब एक, हम सारे मेटल्स। ये किस प्रकार से पता है क्या? जब मैं देखता हूं तो मुझे एक बात ऐसे समझ में आती है, ये जो नॉन मेटल्स है ना, अगर कोई बुरा ना माने, रिलीजन के बारे में बात करूंगा थोड़ा सा, मतलब मैं से ऐसा लगता है, तो मैं उसी रिलीजन को हिंदुइज्म बोलते हैं ना, ये नॉन मेटल्स जो है ना हिंदू से तरह है, इधर कोई कायदे कानून कोई कायदे बोलते हैं यार सेकुलर पीपल है ना यार, सेकुलरिज्म है, इंडिपेंडेंस है ना, मंदिर जाओ या मत जाओ कुछ फर्क पड़ता नहीं है, लोग मानते हैं वो अच्छी बात है, ये तो बुरी बात है। कोई कायदे कानून ना होने की वजह से लोग जानवरों की तरह बिहेव कर रहे हैं। एटलीस्ट भाई बाकी रिलीजियंस में एटलीस्ट तो देखो मैं हिंदू ही हूँ, ठीक है, एंड आई एम अ ग्रेट डिवोटी आल्सो ऑफ द लॉर्ड कृष्ण, बट देन जो मैं एनालिसिस करता हूँ, हमें ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, to appreciate others also. But when I see, Islam, when I see Christianity, they have some rules and regulations. भाई कम से कम हफ्ते में एक बार तो कंपल्सरी सबको जाना है, हर फ्राइडे को जाना है नमाज करने,
हर संडे को जाना है, मतलब प्रेयर, कुछ तो कायदे कानून है, इसलिए कम से कम हफ्ते में एक दिन तो लोग टाइम निकालते हैं भगवान के सामने जाके सर झुकाने की। और यहाँ कोई कायदे कानून नहीं है, तो कब जाएंगे? दिवाली के दिन जाएंगे, शिवरात्रि के दिन साल में कभी तो भी, या फिर बहुत परेशान एग्जाम के टाइम, एग्जाम के टाइम जाएंगे ही जाएंगे एक दिन पहले। आई रिमेम्बर अभी हम बेस्ड इन IIT वरंगल, तो आई फर्स्ट ईयर के बाद, बिकॉज हॉस्टल में बहुत ज्यादा न्यूसेंस चल रहा था, तो मैं हॉस्टल से बाहर आके रूम लेके रह रहा था उधर। मेरे रूम के बाजू में बालाजी मंदिर था और हमारा कॉलेज भी नजदीकी था। तो बालाजी मंदिर में जनरली पूरा खाली रहता है, कोई कई बूढ़े लोग कोई आते हैं, जवान लोग भी दिखते ही नहीं है, कई कई बूढ़े लोग आते हैं प्रेयर चले जाते हैं, साल भर ऐसे रहता है। सिर्फ वो साल में कब सेमेस्टर एग्जाम रहता है NIT का, तब NIT के सारे लड़के लड़कियां पूरा भीड़ रहती है, वो चक्कर मारते रहते हैं कि प्रदक्षिणा करते रहते हैं। ओनली ड्यूरिंग एग्जामिनेशन दे कम, दैट टू फ्यू ऑफ देम, दोस आर सम फेथ, है ना, भीड़ रहती। तो इस प्रकार से हौच पौच, और यहाँ पे कोई ऐसे कायदे कानून नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई भाई, एटलीस्ट बाकी उसमें कैसे वो सोचते हैं ना, हम सब, है ना, इस्लाम के तो एकता है हमारे अंदर, उनमें यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, किसी एक को इतना हाथ लगाओ सब आ जाएंगे। यहाँ पे तुम किसी को मारो, बस बाजू खड़ा होके देखेंगे सब, अरे क्या चल रहा है, अरे हाँ मार मार, तुम्हारा एंटरटेनमेंट हो रहा है ना एंटरटेनमेंट देखेंगे, पर कोई रोकेंगे भी वाले भी नहीं है, और कोई पूछने वाला भी नहीं। खुद के लोगों को ही लूट लेते हैं, अपने परिवार को भी छोड़ते हैं। नहीं, सॉरी फॉर नो, जस्ट से not everywhere, but then most often this I say it is a hodgepodge religion. मैं इसको hodgepodge religion बोलता हूँ, कोई इधर rules and regulation ही नहीं। Actually it was not a hodgepodge religion, it was a systematic, well planned, most scientific religion, परंतु लोगों ने इसका सही महत्व समझा नहीं, उसीलिए hodgepodge बन गया है, बना दिया गया है ब्रिटिश द्वारा। After the British came, they made a hodgepodge religion. Otherwise someday जब समय मिले क्लास में जब आएंगे तब बताऊंगा आपको मैं, हाउ साइंटिफिक इज दिस रिलीजन। दुनिया का सबसे अधिक साइंटिफिक संस्था है हमारी, एक समय की बात, अभी नहीं, दैट वैदिक इंडिया। एंड यू आर कमिंग बैक अगेन टू दिस टॉपिक। तो यहाँ पे नॉन मेटल्स के कायदे कानून होते नहीं है, वे सबको लूट लेते हैं, तो उससे नॉन मेटल्स को ऐसे फिक्स नहीं होता है, वो प्लस भी दिखाते हैं माइनस, बट जिनका थोड़ा बहुत फिक्स होता है वो हमको पता होना चाहिए। फ्लोरीन का फिक्स होता है, और ऑप्शन सिर्फ फ्लोरीन से वो दो कंपाउंड जो मैंने बताया उधर। तो बेसिकली जब दो नॉन मेटल साथ में आ जाएंगे, देखना है दोनों से कौन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन लेगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन देगा, मजबूरी है उसकी, तो वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, परंतु सामने वाला उससे अधिक स्ट्रॉन्ग है, देना ही पड़ेगा ऐसा। पर जब मेटल से बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो उससे मजबूरी नहीं होती। जब नॉन मेटल और मेटल जब बॉन्ड फॉर्म होते हैं उससे मजबूरी नहीं होती है, मेटल तो देना ही चाहता है, मेटल तो देना ही चाहता है, और नॉन मेटल तो लेना ही चाहता है, फ्रीक्वेंसी एकदम मैच हो जाता है, और उस टाइम क्या बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है ना। उस टाइम जो है आयोनिक बॉन्ड बनता है, हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड अमंग ऑल द बॉन्ड्स। व्हाई द बॉन्ड इज सो स्ट्रॉन्ग, बिकॉज़ यहाँ दोनों की सहमति है, यहाँ दोनों की सहमति है। मेटल तो देना ही चाहता है, ये तो लेना ही चाहता है, दोनों खुश, यहाँ लूटने की जरूरत नहीं है, किसी को नाराज नहीं करना है। पर जब एक नॉन मेटल बॉन्ड फॉर्म करता है ना, तो उस टाइम दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, स्पेशली व्हेन बोथ आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो उस टाइम मारा मारी बहुत होता है, क्योंकि दोनों ही लूटने वाले लोग हैं, देने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो इसमें क्या मारा मारी बहुत होता है, फिर लास्ट टाइम बॉन्ड बनता है, तो फिर आखिर में फिर चलो भैया बना लेते, तो ये नाराजगी बहुत है यहाँ। तो फिर मैक्सिमम टाइम वो कोवेलेंट बॉन्ड बना में, दे एंड अप इन फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड, मारा मारी और हो जाता है, दे फॉर्म अ काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देयर, एंड इट इज अ वीकर बॉन्ड एज कंपेयर्ड टू आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड लाइक सहमति से तो बॉन्ड स्ट्रांग रहता है, इसलिए हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड इज मोर स्ट्रांगर, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। अब ये तो हम बात कर रहे थे बहुत सारी बातें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, आप बोलेंगे सर आपका टॉपिक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक कहाँ से कहाँ चले गए आप।
नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझना, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो जो लूटना चाहता है, क्यों लूटना चाहता है, अगर आप ध्यान से समझेंगे क्यों लूटना चाहता है और ये क्यों मेटल्स, ये सब कहानी सुने हो आपको ऐसा लगा होगा मेटल्स बहुत उधार दिल वाले, मेटल्स बहुत उधार दिल वाले हैं, ये नॉन मेटल सारे डाकू। ऐसे इंप्रेशन माइंड में पड़ जाओगे, 1 मिनट रुक जाइए। बिफोर यू फॉर्म एनी काइंड ऑफ इंप्रेशन ऑन मेटल्स नॉन मेटल्स, जस्ट वेट। अगला एपिसोड भी देख लीजिए, फिर वरना ओपिनियन अपने ऊपर, ठीक है। अच्छा मेटल्स देना क्यों चाहते हैं, इतना क्यों उधार बन रहे हैं, इतना क्यों उधार बन रहे हैं? इसलिए उधार बन रहे हैं बिकॉज देने से वो स्टेबल हो जाए। उनका स्टेबिलिटी का एक ही तरीका है, ये बेटे उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके देने से उसका इनर मोस्ट पेनल्टीमेट शेल जो होता है वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अटेन कर लेता है। ये हर एलिमेंट का एक ही मकसद है, टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। वो एलिमेंट बस देखता है देने से नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करूंगा कि लेने से अटेन करूंगा, क्योंकि मेटल्स के देने से ही वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को मिलने वाला है, वो स्टेबल होने वाला है, इसीलिए वो दे रहे हैं। उनका स्वार्थ है इसके अंदर, ये निस्वार्थ भाव से वो नहीं दे रहे हैं। हम जानते हैं मेगा जी जो है बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल से उनके, तो मेगा जो है हर महीने 1 लाख डोनेशन देती है, फिर क्या बोलती है मेरा नाम छापने का ऊपर, समझ रहे हो? ऊपर किसने दिया, मेरा नाम छापो ऊपर, हाँ मेगा ने दिया है। फिर निस्वार्थ भाव से हुआ गया नहीं, है ना, अपने नाम प्रतिष्ठा के लिए हम कर रहे हैं, पर ठीक है एटलीस्ट नाम के देते तो हैं, अंकित बस देते ही नहीं है, वो अलग बात है। दे आर बेटर, एटलीस्ट दे आर गिविंग फॉर नेम, दैट्स आल्सो गुड, बट देन वो हाईएस्ट प्लेटफॉर्म नहीं। तो ये भी 2 मेटल्स दे रहे हैं, हमको लग रहा है अच्छे, पर फिर भी यहाँ पे स्वार्थ छुपा, निस्वार्थ भाव नहीं है। निस्वार्थ भाव नहीं दे रहे, वो अपना स्वार्थ क्या है मेटल्स का, मेरा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। मैग्नीशियम बोलता है मेरा कॉन्फ़िगरेशन 282 है, मेरा एटॉमिक नंबर 12 है, 282 मेरा कॉन्फ़िगरेशन है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता हूं तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो जाएगा, एंड दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। इट्स अ नोबल गैस, so magnesium has attained a neon configuration, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यही इनका जीवन का मकसद है, इसीलिए वो दे रहे हैं। अच्छा ये क्यों डाकू बन गए, ये क्यों डाकू बन गए लूटने वाले, उनका पर्पस भी वही है, मकसद दोनों का सेम, पर क्या करें अभी हमारे आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन एक ही चाहिए, 7 लूज करना बहुत मुश्किल है। 7 इलेक्ट्रॉन को देने के लिए कितना एनर्जी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उतना एनर्जी कौन देने वाले, एक गेन कर लेना आसान है, और सभी आसान तरीके ही ढूंढते हैं स्टेबल होने के लिए, जैसे आप शॉर्टकट ढूंढते रहते है ना, इज देयर एनी शॉर्टकट फॉर सक्सेस? सर इसमें कोई शॉर्टकट है कि इतना लंबा छोटा पढ़ने को नहीं होता, इंपॉर्टेंट है फिर इंपॉर्टेंट टिक मार के दो, इट्स अ टेंडेंसी एवरीबॉडी टू गेट सम इंपॉर्टेंट एंड शॉर्टकट्स। वैसे देखते हैं 1 लेना 2 लेना आसान है एज कंपेयर टू 6 देना, है ना, 7 देना, इसीलिए वो डाकू बन गए। तब इस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो कोई गलत कोई सही नहीं, दोनों ही सही है, क्योंकि दोनों ही अपना स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हैं, जो ले रहे हैं दे रहे हैं फॉर स्टेबिलिटी, और दोनों ही गलत है, इन दोनों का स्वार्थ है, निस्वार्थ कुछ, पर अच्छा है वो स्वार्थ, क्योंकि उस स्वार्थ से वो स्टेबल तो हो रहे हैं, क्या करें स्टेबिलिटी के लिए करना पड़ता है, ठीक है। तो ये मेटल समेटल से कहानी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या संबंध है, एफिनिटी आपने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, बताओ कौन ज्यादा आकर्षित करेगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रैब करने की कोशिश करेगा, कि जिसका इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ज्यादा है वो ग्रैब करेगा इलेक्ट्रॉन, नेगेटिविटी ज्यादा है, चाहिए ना, उसको चाहिए। अब उससे भी अगर मान लीजिए ऑप्शन भी और क्लोरीन भी है, इसके पास 2,6 कॉन्फ़िगरेशन तो 2,7 कॉन्फ़िगरेशन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन जरूरत है, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, बताओ दोनों में से अधिक कौन तड़पता है,
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, आप सही तरीके से समझ में आएंगे, इसको आप फील करेंगे। से मान लीजिए आपका स्कोर जो है ना 80 आता है हमेशा 100 में से, ठीक है, और जो क्लास का टॉपर है उसका स्कोर है 99, और एक स्टूडेंट इसका स्कोर आता है 96। मतलब 96 वाला और 80 में से कौन अधिक, मतलब हर नेक्स्ट जो रिजल्ट आएगा मेहनत करता है, दोनों में से कौन फर्स्ट आने के लिए अधिक मेहनत करेगा? फर्स्ट आने के लिए क्या सोचते हैं? 80 वाला 96 वाला कि 80 वाला? 96 वाला 96 वाला, क्योंकि 80 वाला बोलता है बहुत गैप है ना, उसको उतना तड़प नहीं, तो फर्स्ट आने की तड़प नहीं रहती है, तड़प उसके जो एकदम क्लोज है, जो आ सकता है, बहुत क्लोज है, वो अधिक तड़पता है इस बार तो फर्स्ट आ जाऊं। वैसे ही फ्लोरीन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जरूरत है और ऑक्सीजन को 2 जरूरत है। तो कौन अधिक तरसता है इलेक्ट्रॉन के लिए? फ्लोरीन जो बहुत क्लोज स्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी की बहुत क्लोज है, वो अधिक स्टेबिलिटी के लिए तड़पता है एज कंपेयर टू जो स्टेबिलिटी से दूर। सिंपल फंडा, सेम लाइक अस। तो जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आप डाल दोगे, एक फिगर में इलेक्ट्रॉन ऐसे दोनों के बीच में, कौन पहले ग्रैब करेगा? फ्लोरीन फ्लोरीन ग्रैब करेगा। इसका एफिनिटी उस इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा है, इसका एफिनिटी उस इलेक्ट्रॉन में ज्यादा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, इलेक्ट्रोड नेगेटिविटी जिसका ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? कोई दिक्कत है आपको इसमें? नो सर। So more is the electronegativity, more is the electron affinity. From this point, more is the electronegativity, more is the electron affinity. These two are directly proportional to each other. These two are directly proportional to each other. Hey Govinda. Okay. Now let us talk about the periodic trend. मैंने इलेक्ट्रो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी इसलिए यहाँ पे कनेक्ट किया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड देखना बहुत मुश्किल हो जाता उनके बिना। अगर हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ट्रेंड निकाल लेते हैं तो अपने आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल है। जो ट्रेंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का होगा वही ट्रेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का होगा। अच्छा, डाउन द ग्रुप अगर हम बात करते हैं वापस से, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है बताइए? बढ़ रहा है। नहीं घट रहा है। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है और न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है। न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रहा है? घट रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कम है तो उसको ओवरकम करने का एनर्जी को ही बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बाहर आने के लिए। कम न्यूक्लियर चार्ज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है। तो डाउन द ग्रुप द ईज ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो इंक्रीजिंग। इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर जाएगा एज यू कम डाउन द ग्रुप। उसका मतलब क्या? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इज इंक्रीजिंग, tendency to lose electron is increasing, because down the group ease of losing electron is increasing, that means tendency to lose electron is increasing. कम आयनाइजेशन एंथैल्पी तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। So you can say the periodic trend like this.
किसी को शंका यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव डाउन द ग्रुप क्यों बढ़ रहा है? क्लियर है आपको? यस सर। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? वो उससे एग्जैक्टली ऑपोजिट है ना। Anybody has any doubt here? श्रेया, श्रुति, यस सर। मैंने तुम्हारे बोले थे कि तुम हर दिन वीडियो में प्रेजेंट रहो, मम्मी नहीं के बाजू में। यस सर, हम ट्रैवल कर रहे थे, बाहर थे, अभी आए हैं सर। अरे 5 मिनट सब ट्रैवल ही कर रहे हैं क्या आज? जो भी है सब ट्रैवल में। आज क्या कुछ 15 मिनट तो लगते नहीं हो पाया अच्छे से। आज कुछ ट्रैवल डे है क्या? ऐसा कुछ आज ट्रैवल करने से बहुत पैसा मिलेगा ऐसा कुछ लिखा है हम क्या? गाँव का आए हैं। मैं भी ट्रैवल करता हूँ, चक्कर रोजा चक्कर मार के आता हूँ गाड़ी के। कुछ नहीं था ना पहले। अच्छा, तापसी भी ट्रैवल कर रहे हैं, मुंबई जा रहा है। प्रभाकर सिंह, तुमका अगर मैंने देखा ही नहीं, बस मैंने नाम ही देखा आज तक मैंने, कभी चेहरा भी दिखाओ अपना, समझेंगे आप कौन है। तो गुजर जाऊंगा आपके बाजू से और पहचान भी नहीं पाऊंगा। हे कृष्ण। क्लियर? पीरियोडिक ट्रेंड। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रहा है, अगर अलॉन्ग द पीरियड की बात करते हैं, अलॉन्ग द पीरियड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगा? एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है ना ग्रुप ऑफ पीरियड का। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी विल decrease, डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increase, आप बोलेंगे बहुत आसान है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड सिंपल है, इट इज नॉट लाइक आयोनाइजेशन, पर यहाँ भी कुछ तो भी है। अगर इसके ऊपर नीट और जेईई में क्वेश्चन आते हैं, उसका मतलब कोई तो लिटिगेशन है यहाँ, कोई तो गड़बड़ कुछ तो होगा जिसके वजह से क्वेश्चन आते हैं, जहाँ वो लोगों को फंसाते हैं बच्चों। कुछ तो फंसाने के लिए है, तभी वहां से क्वेश्चन बनता है जनरली मोस्ट ऑफ। हर ग्रुप में सेकेंड एलिमेंट होगा। कायदे से बात करेंगे, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस,
तो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ऊपर का एलिमेंट होगा, उसका सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। हर एक ग्रुप का सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट को डोमिनेट करता है, ये एक्सेप्शन। ये 17 ग्रुप की अगर हम बात करें ना, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की ट्रेंड की अगर बात करते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का ट्रेंड क्या होगा 17 ग्रुप का? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन। अगर ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो ऐसा रहेगा, हर एक ग्रुप का सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट को डोमिनेट करता है, ये बात पता होना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में आप ये वाला ट्रेंड लिख के आएंगे, क्योंकि आपको पीरियोडिक ट्रेंड पता है। फर्स्ट स्टेप इज पीरियोडिक ट्रेंड, सेकंड स्टेप इज सेकंड एलिमेंट ऑफ द ग्रुप डोमिनेट द फर्स्ट एलिमेंट। अब अगला मुद्दा ये क्यों ऐसा क्यों होता है, तो कुछ हद तक यहाँ भी हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है क्लोरीन, पर सही मायने में किसको अधिकार मिलना चाहिए था? क्लोरीन को मिलना चाहिए था, है ना, क्योंकि वो पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ। जब ये अवार्ड घोषणा हुई थी ना स्टेज के ऊपर, द मोस्ट द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अवार्ड गोज टू, जैसे ऐसे बोला गया था, फ्लोरीन तुरंत खड़ा होके एकदम, है ना, जाने के लिए तैयार था, निकल भी गया सीट से बाहर और सबको हाथ भी कर रहा है ऐसे ऐसे, है ना। ही वॉज वेरी श्योर कि वो जीतने वाला है ये अवार्ड। फिर नाम आता है फ्लोरिन, फिर उसको लगा शायद गलती से ऑलमोस्ट सेम इसमें ना फ्लोरिन क्लोरीन, बोलो वापस देख ले, बोले मेरा नाम रहेगा फ्लोरिन रहेगा, क्लोरीन। बोले नहीं हमने चेक कर लिया ये क्लोरीन है, आप नहीं है, बैठ जाइए। जस्ट इमेजिन कितना इंसल्ट हुआ रहेगा, बट इंसल्टिंग राइट। ऐसा क्यों हो गया, इतना नाइंसाफी फ्लोरीन के साथ क्यों हुआ, देखिए रीजन बिहाइंड इट। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7। और क्लोरीन कितने हैं? 7। दोनों में फर्क क्या है? फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स पास पास है और क्लोरीन के दूर है। साइज का डिफरेंस है। फ्लोरीन छोटा है, क्लोरीन बड़ा है, इसके वजह से फ्लोरीन में कंजेशन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स कंजेस्टेड रहेंगे। साथ ही है समथिंग लगे ना, 2 रूम आपके पास है, एक रूम छोटा सा है सिंगल रूम,
और उसमें आपको हम बोलते हैं 60 लोगों को रहना है हर दिन, हॉस्टल जैसा, और एक 5 BHK फ्लैट है, वहां 60 लोगों को रहना है। फर्क है कि नहीं? बहुत फर्क। आराम से रहेंगे। यहाँ पे एक सिंगल 7 लोग रहना है, तो सोने के लिए ठीक से नहीं होता, एक के ऊपर एक पैर डालेंगे ये सब। और मानो कोई 8वां आना चाहता है, ऑलरेडी वो छोटे से रूम में 60 लोग रहते हैं, ऑलरेडी बहुत कंजेस्टेड है, अब 8वां बंदा बोलता है मुझे भी आना है तुम्हारा रहने। व्हाट डू यू विल परमिट देम? अब देखो 8 लोग हो गए तो मकान मालिक को फायदा है, उसका फायदा हो जाता है, भाई और एक रेंट बढ़ेगा एक और बंदे का। पर जो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे रह रहे हैं, मतलब तुम जो रह रहे हो, आपको तो दिक्कत हो रही है ना। कुछ वैसा ही यहाँ पे। जब एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ में डाल दूंगा, देखता हूँ इसका अधिक इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ सेपरेट। देखना है कि दोनों में से कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, बोलिए कंपटीशन वही जीतेगा, है ना? है शेडो डेफिनेटली। फ्लोरीन बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, ये इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी से नजदीक लेके आ जाएगा, खींच लेगा। यहां तक इलेक्ट्रॉन आया बहुत फास्ट, मान लो 2 मिनट के अंदर आ गए, और ये इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन के नजदीक जाने के लिए मान लो 5 मिनट लग गए, मीनिंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। परंतु जब इलेक्ट्रॉन नजदीक तो आ गया, पर अंदर जाने में दिक्कत हो रही, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स वहां प्रेजेंट है वो इसको क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा यहाँ, बिकॉज सब क्लोजली पैक्ड, सारे इलेक्ट्रॉन्स में गैप बहुत कम होने के अंदर रिपल्शन बहुत ज्यादा क्रिएट होगा। इसको जगह बनाना बहुत मुश्किल जाएगा, टाइम लग जाएगा। ये इसके अंदर रिपल्शन को ओवरकम करके जाने में लग गए 15 मिनट। यहाँ सभी दूर दूर छोटे छोटे एटम बड़ा होने का इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर है, उसलिए यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन उतना नहीं होगा। होगा यहाँ भी होगा, परंतु एज कंपेयर दिस ये बहुत कम होगा, है ना? बिकॉज जो फ्लोरीन का जो है सेकेंड शेल होता है, ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, एंड द कैपेसिटी ऑफ सेकेंड शेल इज एग्जैक्टली 8 इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्टली 8, मतलब कट टू कट 8 लोगों के लिए। पर क्लोरीन का जो है ना, ये थर्ड शेल है, आउटर मोस्ट शेल, और थर्ड शेल कैपेसिटी होता है 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स आराम से रह सकते हैं। तो कितने हैं अभी? सिर्फ 7 लोग हैं, इसीलिए 8वें को आने में तो दिक्कत नहीं होगी। 18 लोगों के लिए जगह बना हुआ है, 8 लोग रहना है तो कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से रहेंगे। पर एग्जैक्टली 8 लोगों के लिए बना है, तो 8वां थोड़ा दिक्कत आती है, कट टू कट। तो यहाँ बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, वो रिपल्शन को ओवरकम कर जाने में टाइम लग जाता है। यहाँ रिपल्शन कम होने के कारण अंदर घुस गए 5 मिनट के अंदर, और तब यहाँ से आने 5 मिनट, जाने 5 मिनट लग गए, पर कुल मिला कितने हुए, 10 मिनट हुए ना। यहाँ पे 2 मिनट में आ गए, पर घुसने लग गए 15 मिनट। तो कौन जीत गए? क्लोरीन जीत गए। दो क्लोरीन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन से, परंतु एटम का साइज बड़ा होने के कारण तो इलेक्ट्रॉन्स ने उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लिया। तो हाउ डू वी राइट इन एग्जामिनेशन, मतलब हमको लिखना तो नहीं है ऑब्जेक्टिव में, पर इसमें असर्शन रिजल्ट टाइप क्वेश्चन आता है। असर्शन दिया रहेगा कि भाई क्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन, ये असर्शन है, भाई बात सही है। फिर रीजन दिया रहेगा, हमको तो रीजन बराबर है कि नहीं उसका। रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ स्मॉल size of fluorine and inter-electronic repulsions। शॉर्ट में ये इसका मीनिंग, छोटा साइज है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स के आपस में रिपल्शन बहुत ज्यादा है, इसके वजह से जो है फ्लोरीन का जो है कम हो जाता है और फ्लोरीन का ज्यादा हो जाता है।
और ये सेम फंडा लागू है बाह्य ग्रुप्स के लिए। अब दिक्कत ये है किताब के अंदर सिर्फ यही दिया है, सिर्फ 17th ग्रुप का एग्जांपल दे रखा है। तो बहुत लोग ये समझते हैं कि एक्सेप्शन सिर्फ 17th ग्रुप के लिए, बिकॉज किताब में ऐसा नहीं बोला कि फॉर ऑल द ग्रुप्स, नहीं बोला है कि क्लोरीन का ज्यादा है बिकॉज क्लोरीन से ये रीजन है बस। तो व्हाट वी अंडरस्टैंड इज बाय द स्टेटमेंट इट इज ओनली फॉर 17th ग्रुप, इट्स नॉट लाइक दैट। The same thing is applicable for 16th group also. तो 16th group में भी जैसे ऑक्सीजन सल्फर ओल्ड स्टाइल से टेप हो गए, होना चाहिए था ऐसे, पर होता है ऐसे। सेकेंड एलिमेंट डोमिनेट्स द फर्स्ट एलिमेंट, सेम रीजन, जो रीजन क्लोरीन क्लोरीन के लिए है वही रीजन ऑक्सीजन और सल्फर के लिए। Done everyone? Clear? Yes, sir. Electron affinity topic? Yes, sir. Yeah. हे गोविंद, अंकित बहुत सीरियसली लिख रहा है। लिख लिया सर। हाँ, डन। कितने सारे डॉक्टर थे यहाँ पे अपने क्लास में, कोई मेडिसिन नहीं दे रहा है, सर खांसी आ रही है, सर को तबीयत खराब है, चलो भाई एक मेडिसिन दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। फायदा क्या डॉक्टर बनने का? आप बोलेंगे सर हम खुद परेशान है, हमको ही सर्दी हो गई है, हमको ही खांसी हो गई है, हमको बुखार हो गई है, हाउ कैन वी ट्रीट यू? हमको ट्रीट नहीं कर पा रहे अपने आप। डॉक्टर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के चक्कर में क्या हो गया? इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी भी हो गया, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी भी हो गया। वहां पे कोई एक्सेप्शंस नहीं है, उसे बस ट्रेंड से आंसर आ जाता है, बस जो ट्रेंड है वही है। अगर इसको कनेक्ट करते हुए अगर हम मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बात करें, आज हम इस चैप्टर बंद कर देंगे, है ना, तो एंड कर देते हैं। अभी एंड पे आ गए हम, क्लाइमैक्स। देखिए मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में अगर हमको बात करना है तभी हम समझ सकते हैं। देखिए मेटल्स, अभी बात किया हमने कुछ देर पहले, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, ऐसे हम बोलते हैं। उसका मतलब टू बी मोर मेटालिक यू हैव टू बी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो जितना अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो उतना अधिक मेटालिक कैरेक्टर एग्जिबिट करेगा। अदर वे राउंड, जो जितना अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना अधिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर एग्जिबिट करेगा।
तो बताओ डाउन द ग्रुप जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो रहा है? increase, तो फिर बढ़ रहा है। डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, बढ़ेगा। और ऑफ कोर्स अगर हम मेटालिक कैरेक्टर को बढ़ेगा ऐसे बोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? घटेगा। है ना? मेटालिक कैरेक्टर के ऑपोजिट होगा नॉन मेटालिक कैरेक्टर। देख लिखा तो भी काफी दूसरा अपने आप। अब लेट अस कम टू द क्लाइमैक्स, द लास्ट टॉपिक। हे गोविंद, क्लाइमैक्स सुन के अच्छा लग रहा है आपको? एक आशा आ रही है, हाँ अभी क्लास खत्म होने वाला है, हम इंतजार ही करते थे खत्म होगा, है ना? सर ने स्टार्टिंग टाइम डाला, एंडिंग टाइम डाला नहीं, तो चिंता होती है। एटलीस्ट एंडिंग टाइम डाल तो दिमाग में रहता, हाँ बस अभी आधा घंटा ही है, पौन घंटा ही है। एंडिंग टाइम डाला नहीं है तो चिंता आती, कब तक होगा पता नहीं, कब तक होगा पता नहीं, कब खत्म होगा। कितने टेंशन है यार आपको, है ना? बहुत स्ट्रेस। एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है। मेरा आवाज धीमे, तुम्हारी आवाज धीमे आ रही है। मेरा आवाज नहीं आ रहा है आप लोगों को? सर मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही। बाकी लोग आ रही है कि मेरी आवाज? हाँ सर, आ यस रही सर। है। अरे ये अगर बाकी लोग को आ रही है और तुमको नहीं आ रही है, उसका मतलब क्या है? सर तुम्हारा कनेक्शन कनेक्शन बैंड बजा हुआ है, होगा। तुम्हारे नेटवर्क कनेक्शन की बैंड बजी हुई है। रेवती, कहाँ हो तुम? यस सर। आज गाड़ी में नहीं हो क्या? सर गाँव का ही हूँ। हाँ नहीं सर गाँव, गाँव को हूँ। तो इसीलिए टेंशन हो। ये जो ऑक्साइड्स है, ये मेटल्स नॉन मेटल्स के, इनके ऑक्साइड्स का जो है एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे लास्ट टॉपिक। अब होपफुली हमने यहाँ वहाँ आपके क्लास से आने के बाद यहाँ डिस्कस किया रहेगा टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में। सेम टॉपिक यहाँ पे है। तो जनरली जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, एंड जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं they are acidic in nature. It's in general. In general, this is a fact. Okay. But there are few metal oxides which are not basic in nature also. They are amphoteric in nature. ये ऑक्साइड्स चार प्रकार के होते हैं: बेसिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड्स एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. Generally metal oxides are basic in nature, but there are metal oxides which are not basic but amphoteric in nature. तो वो मेटल्स कौन देख लेते हैं?
कौन से मेटल्स बनाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? सब, बेकार, करोड़, जन, की, आस, सुनो, प्रभु, अल्लाह। सब, बेकार, करोड़, जन, की, आस, सुनो, प्रभु, अल्लाह। दिस इज एंटीमनी, बेरिलियम, क्रोमियम, जिंक, आर्सेनिक, टिन, लेड एंड एल्यूमिनियम। ये जो मेटल्स है, ये जो ऑक्साइड्स बनाते हैं, इनके ऑक्साइड्स होते हैं एम्फोटेरिक होते हैं। सर वो आपने ट्रिक जो बताई एक बार बताना। सब, बेकार, करोड़, जन, की, आस, सुनो, प्रभु, अल्लाह। अगर हर दिन ये प्रार्थना प्रभु अल्लाह से करेंगे तो एक क्वेश्चन तो एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा। एंड कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो है वो होते हैं न्यूट्रल। वो कौन कौन से हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स? नो एंड टू। These are few, only 4 ही है तो याद रखना बहुत आसान है। कोनो N2O H2O, ठीक है। तो CO NO N2O और H2O, ये 4 ही है जो न्यूट्रल ऑक्साइड्स है। बाकी सारे नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो है वो एसिडिक होते हैं। बाकी सारे एसिडिक होते हैं। तो नहीं हो टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में हो गई, पर मुद्दे की बात हमारा सिर्फ एसिडिक और बेसिक कैटेगरी के बारे में बात करना था। तो अब अगर हम डाउन द ग्रुप अलोंग द पीरियड इस प्रकार से हम बात करते हैं, ये डिफरेंट एक एलिमेंट डिफरेंट ऑक्साइड्स के बारे में बात करते हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि इनमें से कौन सा ऑक्साइड मोर? अगर डाउन द ग्रुप बात करें, डाउन द ग्रुप बात करते हैं। अब डाउन द ग्रुप बताइए, मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज। अगर डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो उस मेटल, हम जानते हैं कि मेटल ऑक्साइड से बेसिक नेचर, और जितना अधिक मेटालिक कैरेक्टर उसके अंदर होगा उतना उसका ऑक्साइड अधिक बेसिक होगा। मोर इज द मेटालिक कैरेक्टर, more is the basic character of its oxide. So down the group metallic कैरेक्टर बढ़ रहा है तो उसका मतलब उसके ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। जब भी एलिमेंट्स कंपेयर करने के लिए बोलते हैं, देखना कौन मोर मेटालिक। जो मोर मेटालिक है ट्रेंड के अनुसार वो अधिक बेसिक होगा, जो मोर नॉन मेटालिक है वो अधिक एसिडिक होगा। अब ये तो ट्रेंड से आप कर लोगे जब एक ग्रुप के एलिमेंट्स आपको दिए, एक पीरियड के एलिमेंट्स दिए, पर दिक्कत आपको तब आएगी जब आपको सेम एलिमेंट के अलग अलग ऑक्साइड दिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको बोला है पूछा कि इन दोनों में मोर एसिडिक कौन है, इन दोनों में मोर एसिडिक कौन है, तो क्या बताएंगे आप? कितने लोग बोलते हैं SO2 इज मोर एसिडिक? रेज योर हैंड प्लीज। हाउ मेनी विल सपोर्ट SO2? SO2 के लिए 1 वोट है सिर्फ। ओके, कितने बोलते हैं? अच्छा 2 वोट हो गए, फिर 1 हो गए। कितने बोलते हैं SO3 इज मोर एसिडिक? हाउ मेनी वोट फॉर SO3? SO3 के लिए भाई बहुत सारे वोट दिख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7। अब जिन्होंने बोला SO3, मुझे बताइए क्यों SO3? कौन बताए? Why did you vote for SO3? Because you like it, that's why, or some reason? सर वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना ज्यादा, क्या बोले? वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ना। उससे क्या फर्क पड़ेगा?
उसका एसिडिक कैरेक्टर से क्या संबंध है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी तो बढ़ेगा ना। अच्छा तुम ऐसे बोल रहे हो, गुड गुड, सही है। और किसी क्या लॉजिक है? सर सेम। तो हाउ डू वी सी द सेम वे? अगर सेम एलिमेंट के डिफरेंट ऑक्साइड्स दिए हैं, so how to do it? अगर सेम एलिमेंट के डिफरेंट ऑक्साइड्स दिए हैं तो उस एलिमेंट का हर एक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। जहां सबसे अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो सबसे अधिक एसिडिक होगा। हायर इज द ऑक्सीडेशन नंबर, मोर इज एसिडिक कैरेक्टर। दैट इज द फंडामेंटल यूज ऑक्सीडेशन स्टेट का इस्तेमाल कर। तो SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +4 होगा, यहाँ पे +6 होगा। तो हायर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर एसिडिक कैरेक्टर। दैट्स ऑल। अच्छा बताइए, फॉर एग्जांपल आपको दिया है इन तीनों में मोर एसिडिक कौन है? Cl2O7 Cl2O7। तो यहाँ Cl2O3 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? +3 3 ऑक्सीजन मतलब -6 हो जाएगा। 2 क्लोरीन है तो हर एक को मिलेगा +3 यहाँ क्या है? +5 +7 तो हम सीक्वेंस अरेंज करना है तो सबसे अधिक होगा ये फर्स्ट, हाईएस्ट ये सेकंड और ये थर्ड। इज दिस फंडा क्लियर टू एवरीबॉडी? अगर सेम एलिमेंट के डिफरेंट ऑक्साइड्स आपको दिए हैं तो कैसे निकालने का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा कम? यस सर। This is the end of this particular periodic properties, है ना। दो इस चैप्टर के अंदर जो है, जो और बातें हम कर सकते हैं वो ये था कि हम पढ़ सकते थे कैसे हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल शुरुआत हुई है। पहले डॉबरमैन आया था, डॉबरमैन ने क्या बताया, फिर उसके बाद है ना ऐसे न्यूलैंड आया था, उसके बाद अलग अलग मेंडलीव आया था, है ना, मैक्सवेल, जो अलग डिफरेंट पीपल आए थे। ये सब लोगों ने क्या क्या बताया, क्या कंट्रीब्यूशन दिया, ट्रायड्स क्या है, ऑक्टेव्स क्या है। पर इन बातों को मैं समझता हूँ कि आपने 10th में ठीक से पढ़ा है और वीडियो में देख लिया, उसमें सबको समझाने की बात नहीं, नॉट मच कंसेप्ट है, ठीक है। और जब वापस से रिवीजन होगा तो उस टाइम भी कवर हो जाएगा। अभी कैसे ये मुद्दे की बात है, ये जानना जरूरी है टू सॉल्व अदर चैप्टर एंड उसका मेन कंसेप्चुअल पार्ट। और सेकेंड बात इस चैप्टर में ये था IUPAC nomenclature of elements having atomic number greater than 100, है ना, अनिल, Bm ऐसे।
बाद में देखेंगे। तो अभी ये मुद्दे की वजह चैप्टर हो गया, मेन जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड हम बात करें केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, तो वेरी ह्यूज चैप्टर अगेन, और इसमें ऐसा कुछ स्किप करने टॉपिक है ही नहीं। केमिकल बॉन्डिंग में कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते हैं, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो एंटायर चैप्टर ही यहाँ पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो विल स्टडी टुमारो ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट। टुडे इज व्हाट 15 16 17 18 3 दिन ही मेरे पास। 3 दिन में जितना मैक्सिमम हम कवर कर सकते हैं वो करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.